नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की लागत के अनुमान की, मतलब जिसे एस्टिमेट कहते हैं। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। बिल्कुल, कि भाई कितना खर्चा आएगा, कैसे आएगा। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं जो अलग-अलग तरीकों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो आज का मिशन है इन अलग-अलग एस्टिमेट्स को समझना, जैसे प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड। और ये कब इस्तेमाल होते हैं, क्यों होते हैं? सही कहा। और एक मजेदार बात भी है, कहते हैं कि शुरुआती अंदाजों में भी एक तरीका है जो बाकियों से ज्यादा सटीक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआती या मोटा अनुमान, जिसे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहते हैं, ये किस लिए होता है? देखिए, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोचा जाता है, मान लीजिए कोई स्कूल या अस्पताल बनाना है, हम्म, तो सबसे पहले ये जानना होता है कि भाई मोटा-मोटा खर्चा कितना आएगा। है ना। हाँ, अंदाजा कुछ चाहिए। इसी अंदाजे के आधार पर फिर सरकारी मंजूरी मिलती है या बैंक से लोन वगैरह का प्रोसेस होता है। अच्छा। इसे ही प्रिलिमिनरी या रफ एस्टिमेट कहते हैं। ये अक्सर पुराने तजुर्बों पर या वैसे ही किसी पिछले काम की लागत देखकर बनता है। और इसमें थोड़ी गुंजाइश भी रखते हैं, शायद कुछ ऊंच नीच के लिए। हाँ, बिल्कुल। उसे कंटिंजेंसीज कहते हैं। मतलब अचानक कोई खर्चा आ गया तो उसके लिए करीब 3 से 5% अलग रखते हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से पहला फिल्टर हो गया कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। इसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं क्या? हाँ, इसके भी कुछ उपप्रकार हैं। एक तो है यूनिट रेट एस्टिमेट। यूनिट रेट, वो कैसे? जैसे स्कूल बना रहे हैं तो प्रति क्लासरूम एक लागत निकाल ली और फिर जितने क्लासरूम बनाने उससे गुणा कर दिया। अच्छा, या अस्पताल है तो प्रति बेड। बिल्कुल। फिर एक और तरीका है जो बिल्डिंग्स में ज्यादा चलता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया मतलब जो कवर्ड एरिया है। हाँ, जो ढका हुआ हिस्सा है, आंगन वगैरह छोड़कर उसका एरिया निकालकर उसे प्रति वर्ग मीटर की एक तय दर से गुणा कर देते हैं। ये यूनिट रेट से थोड़ा बेहतर अंदाजा देता है। ओके। और वो सबसे सटीक वाला शुरुआती तरीका कौन सा था? हाँ, वो है क्यूब रेट एस्टिमेट, मतलब घनीय दर प्राकलन। क्यूब रेट। इसमें वॉल्यूम देखते हैं क्या? एग्जैक्टली। ये खासकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए अच्छा है क्योंकि ये ऊंचाई को भी हिसाब में लेता है। इसमें पूरी इमारत का आयतन मतलब वॉल्यूम निकालकर उसे प्रति घन मीटर की दर से गुणा करते हैं। अच्छा, तो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ गई। हाँ, इसीलिए इसे शुरुआती अनुमानों में सबसे सटीक मानते हैं। हालांकि शुरू में सही वॉल्यूम निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समझ गया। तो ये सब तो हो गए शुरुआती दौर के तरीके, जब बस एक आइडिया चाहिए। लेकिन जब काम सच में शुरू करना है, तब कौन सा एस्टिमेट काम आता है? तब चाहिए विस्तृत प्राकलन, यानी डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट। हाँ, ये सबसे आप कह सकती हैं सटीक और भरोसेमंद तरीका है। इसके लिए मगर पूरी तैयारी चाहिए। तैयारी मतलब डिटेल्ड ड्राइंग्स, डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस कि कौन सा मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का लगेगा, काम कैसे किया जाए, सब कुछ पक्का होना चाहिए। ओके। इसमें फिर हर एक छोटे बड़े काम की, जैसे खुदाई है, नींव भरना है, दीवारें उठाना, प्लास्टर, पेंटिंग, बिजली, पानी, सबकी मात्रा यानी क्वांटिटी और लागत अलग-अलग निकाली जाती है। बाप रे, ये तो मतलब एकदम पाई पाई का हिसाब हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इतना जरूरी है। इसका क्या महत्व है फिर? मतलब इससे क्या कहता होता है? बहुत कुछ। इसी डिटेल्ड एस्टिमेट के आधार पर टेक्निकल मंजूरी मिलती है। अच्छा। ठेकेदारों को जो टेंडर देते हैं वो इसी के बेस पर होता है। कितना सामान चाहिए, कितने मजदूर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सब इसी से पता चलता है। असल में प्रोजेक्ट का पूरा एग्जीक्यूशन इसी पर टिका है। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर बजट बिगड़ सकता है, काम रुक सकता है, क्वालिटी खराब हो सकती है, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। सही बात है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता होगा कि काम शुरू हो गया और फिर लगा कि अरे इसमें ये चीज और जोड़नी है, या खर्चा अनुमान से ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, प्रैक्टिकल है ये तो। अगर मूल काम में कुछ नया काम जोड़ना पड़े तो उसके लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनता है। सप्लीमेंट्री यानी अलग से? हाँ, उस अतिरिक्त काम के लिए। और अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ गई या किसी और वजह से जो पहले मंजूर हुई लागत थी वो 5% या कुछ मामलों में 10% से ज्यादा बढ़ गई। अच्छा। या फिर डिजाइन में ही कोई बड़ा बदलाव करना पड़ गया तो फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ता है। पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट दोबारा बनता है। ओके, रिवाइज्ड एस्टिमेट, समझ गया। तो अगर सटीकता यानी एक्यूरेसी का क्रम देखें, हाँ, तो सबसे सटीक हुआ डिटेल्ड एस्टिमेट। बिल्कुल।
उसके बाद शायद क्यूब रेट वाला। हाँ, क्यूब रेट, फिर प्लिंथ एरिया और फिर बाकी शुरुआती अनुमान। सही। अच्छा, एक और चीज, ये जो हम लागत की बात कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ ईंट, सीमेंट, मजदूरी का ही खर्चा होता है या और भी चीजें जुड़ती हैं? नहीं नहीं, सिर्फ मटेरियल और लेबर कॉस्ट नहीं होती। कुल प्रोजेक्ट लागत में कई और चीजें भी प्रतिशत के तौर पे जोड़ी जाती हैं। जैसे हमने बात की थी कंटिजेंसीज, हाँ, वो अप्रत्याशित खर्चे, हाँ, करीब 3-5%। हाँ, फिर साइट पर जो सुपरवाइजरी स्टाफ वगैरह होता है, हाँ, उसका खर्चा, जिसे वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हाँ। वो करीब 1.5-2%। अच्छा। फिर औजार और मशीनें लगती हैं काम में, उनका खर्चा टूल्स एंड प्लांट के तहत करीब 1-1.5%। ओके। और अगर सरकारी काम है तो डिपार्टमेंट अपने खर्चे भी जोड़ता है, डिपार्टमेंटल चार्जेस या ओवरहेड्स के नाम पर। वो 10 से 15% तक भी हो सकते हैं। अरे वाह, ये सब जुड़कर तो कॉस्ट काफी बढ़ जाती होगी। हाँ, ये सब मिलाकर ही प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्ट बनती है। ये जानना जरूरी था। और एक चीज और बहुत सुनते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, इनमें क्या फर्क होता है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, प्लिंथ एरिया तो हुआ बाहरी दीवारों समेत पूरा ढका हुआ एरिया। जैसे घर का नक्शा है तो दीवारें मिलाकर पूरा कवर्ड स्पेस। ठीक है। अब इस प्लिंथ एरिया में से अगर आप दीवारों की मोटाई हटा दें, जो जगह बचती है अंदर अंदर, वो है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मतलब जिस पे हम फर्श बिछा सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसमें अभी आने जाने की जगह भी शामिल है। अच्छा, जैसे कि बरामदा, गलियारा, लॉबी, सीढ़ियां, ये सब सर्कुलेशन एरिया कहलाता है। ओके, सर्कुलेशन एरिया। तो जब आप फ्लोर एरिया में से ये सर्कुलेशन एरिया भी हटा देते हैं, तब जो असली रहने लायक या इस्तेमाल करने लायक जगह बचती है, हाँ, मतलब बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, वो होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया, जिसके हिसाब से शायद रेंट वगैरह तय होता है। बिल्कुल, यही वो रहने योग्य या किराए योग्य क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, अब एकदम क्लियर हो गया। तो संक्षेप में कहें तो कंस्ट्रक्शन की लागत का अनुमान लगाना एक एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर में मोटे अनुमान चाहिए होते हैं, खासकर मंजूरी वगैरह के लिए। सही। और जब काम असल में करना है, तब वो डिटेल वाला एकदम पक्का हिसाब चाहिए। बिल्कुल, और हर स्टेज पर सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोजेक्ट कामयाब हो, समय पर पूरा हो और बजट में रहे। यहाँ पर एक सोचने वाली बात निकलती है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन में इतना सोच समझकर अलग अलग लेवल पर लागत का अनुमान लगाया जाता है, हाँ, क्या ये अप्रोच हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे अपने पर्सनल फाइनेंस में या कोई छोटी मोटी प्लानिंग करते वक्त, क्या इससे हमारे फैसले बेहतर हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम इमारत बनाने से पहले उसका जो अंदाजा लगाते हैं, मतलब बिल्डिंग एस्टिमेट, उसकी कुछ खास विधियों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ तकनीकी जानकारी और आंकड़े भी हैं। मकसद है इन तरीकों को समझना और ये भी कि कौन सा तरीका सबसे, क्या कहते हैं, भरोसेमंद है और सरकारी कामों में कौन सा ज्यादा चलता है। क्योंकि देखिए, सही अंदाजा लगाना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सही एस्टिमेट ही तो पूरे प्रोजेक्ट की लागत और जरूरी सामान की नींव रखता है। अगर एस्टिमेट ही गड़बड़ हो तो फिर शुरुआत से ही दिक्कत हो सकती है। हाँ, सही बात है। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। पहली विधि है लंबी दीवार छोटी दीवार विधि। इसे PWD मेथड भी कहते हैं। काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, और ये दिलचस्प है कि क्यों इसे इतना इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसे सबसे सटीक माना जाता है, खासकर तब जब दीवारें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हों, मतलब सिमेट्रिकल न भी हों। अच्छा। हाँ, सरकारी विभाग इसलिए इसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ना कोनों पर या जंक्शन पर गलतियों की गुंजाइश कम होती है। हर दीवार को अलग अलग बहुत ध्यान से नापते हैं इसमें। ओके, तो मतलब कमरे की लंबाई के साथ वाली दीवार को लंबी और चौड़ाई वाली को छोटी मानकर हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल वही। इसमें दीवार की मोटाई को ध्यान में रखकर लंबी दीवार की नाप बाहर से बाहर, मतलब आउट टू आउट ली जाती है, और छोटी दीवार की अंदर से अंदर, इन टू इन। अच्छा, इससे कोनों पर डबल काउंटिंग या कुछ छूटने का डर नहीं रहता। सही पकड़ा। हाँ, पर दरवाजे, खिड़कियां, इन खाली जगहों का हिसाब घटाना पड़ता है। और एक और बात जो ध्यान रखनी होती है कि जैसे जैसे दीवार नींव से ऊपर उठती है, लंबी दीवार की लंबाई कैलकुलेशन में थोड़ी कम और छोटी दीवार की थोड़ी ज्यादा होती जाती है ना? हाँ, बिल्कुल सही,
क्योंकि ऊपर जाते हुए दीवार की मोटाई कम होती जाती है ना। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो इसे इतना सटीक बनाती हैं। लेकिन हाँ, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कोई तेज तरीका भी है? शायद है। हाँ, है ना। अगली विधि है मध्य रेखा विधि, सेंटर लाइन मेथड। ये कैसे काम करती है? ये तरीका वाकई काफी तेज है। इसमें क्या करते हैं कि सभी दीवारों की जो बीच की लाइन होती है ना, सेंटर लाइन, हाँ काल्पनिक रेखा, हाँ। उसी काल्पनिक रेखा की कुल लंबाई निकाल लेते हैं अच्छा। और फिर बस उसे दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई से गुणा कर देते हैं। ये सीधी सादी मतलब रेगुलर शेप वाली इमारतों जैसे आयताकार या गोल, उनके लिए बढ़िया है, जहां अंदर ज्यादा दीवारें ना हो। यानी अगर डिजाइन सिंपल है तो ये झटपट अंदाजा दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें कोई पेच है, कोई लिमिटेशन? पेच तब आता है जब दीवारें आपस में मिलती हैं, खासकर टी जंक्शन पर। वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जोड़ वाली जगह का मटेरियल 2 बार न गिन लिया जाए। अच्छा। तो उसके लिए हर जोड़ पर दीवार की मोटाई का आधा हिस्सा T2 घटाना पड़ता है। और अगर दीवारें बहुत घुमावदार हों या कोने बहुत सारे हों तो अब इसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी बढ़ जाती है। समझ गई। तो सटीकता चाहिए तो लंबी छोटी दीवार विधि, और अगर तेजी चाहिए और डिजाइन सीधा है तो मध्य रेखा विधि। पर एक स्थिति और हो सकती है, अगर बाहर और अंदर की दीवारों की मोटाई ही अलग अलग हो, तब क्या? हाँ, उसके लिए भी एक तरीका है, मिला जुला सा। उसे संपारण विधि या क्रॉसिंग मेथड कहते हैं। ये खास परिस्थितियों के लिए है, जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके सवाल आते हैं। अच्छा, तो इसमें दोनों विधियों का इस्तेमाल होता है, कैसे? हाँ, अक्सर ऐसा करते हैं कि बाहरी दीवारों के लिए सेंटर लाइन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो सीधी होती हैं, और जो अंदर की अलग अलग मोटाई वाली दीवारें हैं उनके लिए लंबी छोटी दीवार मेथड। ओके। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसे पहली 2 विधियों जितना सटीक नहीं माना जाता। ये तभी ठीक से काम करती है जब नींव वगैरह में जो स्टेप्स होते हैं ना, ऑफसेट्स, वो एक जैसे हों, सिमेट्रिकल हों। ठीक है। इन मुख्य विधियों के अलावा एक सर्विस यूनिट विधि का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, वो असल में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा काम की हैं, जहां एक जैसी बहुत सारी यूनिट्स हों। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल बन रहा है तो उसमें सारे क्लासरूम एक जैसे, या हॉस्टल के कमरे। अच्छा। तो उसमें एक यूनिट जैसे एक क्लासरूम का पूरा खर्चा निकाल लेते हैं जी। फिर उसे टोटल जितनी यूनिट्स हैं उनसे गुणा कर देते हैं। समझ गई। ये तो वाकई काफी तेज तरीका होगा शुरुआती अंदाजे के लिए। हाँ बिल्कुल, खासकर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के लिए। और इन सब तरीकों के साथ मानक प्रारूपों मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स का क्या रोल है, जैसे मेजरमेंट शीट या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट? देखिए, उनका रोल बहुत अहम है जी। ये तरीके कितने भी अच्छे हों, अगर आप हिसाब किताब ठीक से एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। जी। ये मानक प्रोफार्मा या मेजरमेंट शीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का सार ये पक्का करते हैं कि हर चीज एक तय फॉर्मेट में लिखी जाए, ताकि उसे कोई भी आसानी से समझ सके, जांच सके। बिल्कुल। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, खासकर सरकारी कामों में या बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सटीकता के लिए लंबी दीवार छोटी दीवार विधि सबसे अच्छी है। हाँ, तेजी और सीधी डिजाइन वाली इमारतों के लिए मध्य रेखा विधि काम आती है। सही है। और खास जरूरतें हों, जैसे अलग अलग मोटाई की दीवारें या एक जैसी कई यूनिट्स, तो संपारण या सर्विस यूनिट विधि है। बिल्कुल, मतलब ये कि प्रोजेक्ट कैसा है, आपकी जरूरत क्या है, सटीकता या रफ्तार, उसी हिसाब से सही विधि चुननी पड़ती है। कोई एक विधि हर जगह बेस्ट नहीं हो सकती। सही कहा, हर विधि की अपनी जगह है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, ये पारंपरिक विधियां जो हाथ से नापने और कैलकुलेशन पर टिकी हैं, आज के जमाने में जहां बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM जैसी डिजिटल तकनीकें आ रही हैं, अच्छा पॉइंट है। तो क्या लगता है, ये पारंपरिक तरीके पीछे छूट जाएंगे या फिर डिजिटल और पारंपरिक तरीकों का कोई मिला जुला रूप देखने को मिलेगा भविष्य में? ये वाकई सोचने वाली बात है। अब तकनीक तो तेजी से बदल रही है। हाँ, तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है। नमस्कार, आज हम सिविल इंजीनियरिंग में माप और भुगतान की इकाइयों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, और साथ में वो जो मिट्टी का काम होता है ना, अर्थवर्क, सड़कों और नहरों में। हाँ, उसकी गणना कैसे होती है उस पर भी। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी तकनीकी डिटेल्स देती है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि समझें कि ये जो मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन माप और गणना में, वो क्यों ज़रूरी है। हाँ, और इसका असर क्या पड़ता है प्रोजेक्ट्स पर। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है।
अच्छा, तो सबसे पहले ये सटीकता वाली बात, मतलब हर काम के लिए अलग लेवल की प्रिसिजन चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए, सामान्य डायमेंशंस के लिए तो शायद 0.01 मीटर चल जाए, पर स्टील वर्क है, उसमें तो ज्यादा बारीकी चाहिए होगी। बहुत ज्यादा। उसमें 0.001 मीटर तक की सटीकता चाहिए। सोचिए, जरा सी गड़बड़ और पूरा ढांचा गड़बड़ा सकता है। सही बात। बिल्कुल। और फिर भुगतान की इकाइयाँ, ये भी हर काम के लिए अलग। हाँ, जैसे मिट्टी की खुदाई, वो तो आयतन का काम है, तो घन मीटर में, मतलब CUM में। एकदम। लेकिन अगर सिर्फ सतह को ठीक करना है, ड्रेसिंग जिसे कहते हैं, तो वो क्षेत्रफल में होगा। स्क्वायर मीटर। हाँ, SQM में, क्योंकि वहां वॉल्यूम का उतना मतलब नहीं। अच्छा, और ईंटों की सप्लाई, वो तो हजारों में होती है ना? जी, प्रति हजार। हाँ। लेकिन जब उन्हीं ईंटों से दीवार बनती है, यानी चिनाई होती है, तब मोटाई पर निर्भर करता है। अगर मोटी दीवार है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो घन मीटर में। और पतली है तो, जैसे आधी ईंट की दीवार, तो फिर वर्ग मीटर में। मतलब काम की प्रकृति तय करती है कि माप कैसे होगा। ये तो काफी लॉजिकल है। अच्छा, और वो पेंटिंग वाले फैक्टर्स, वो क्या चीज है? हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे दरवाजे पर पेंट करना है, तो अगर वो बिल्कुल सपाट दरवाजा है, फ्लश डोर, हाँ, तो एक तरफ के एरिया को 1.20 से गुणा करते हैं पेंट की मात्रा निकालने के लिए। अच्छा, और अगर पैनल वाला डिजाइनर दरवाजा है, तो 30 से, क्योंकि उसमें सतह ज्यादा होती है, कोनों वगैरह में। अरे वाह, मतलब अनुमान कितना डिटेल्ड होता है। बहुत ज्यादा। और फिर इसमें लागत के प्रतिशत भी दिए हैं। हाँ, वो भी देखा मैंने। पानी का शुल्क करीब 1.5%। हाँ, कुल लागत का। और ठेकेदार का मुनाफा वो लगभग 10%। ये आंकड़े तो बजट बनाने में बड़े काम आते होंगे। बिल्कुल। और लेबर कॉस्ट भी देखिए, 25 से 30% तक। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब मजदूरी का खर्चा ही 1/3 तक हो सकता है। हाँ, और ये तो जगह जगह बदलता भी है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं मिट्टी के काम पर, अर्थवर्क। इसमें 2 शब्द हैं, लीड और लिफ्ट। हाँ, ये बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या मतलब है इनका, सीधे शब्दों में? देखिए, लीड है वो औसत हॉरिजॉन्टल दूरी, मतलब क्षैतिज दूरी, जहां तक खोदी हुई मिट्टी ले जानी है। अच्छा। और लिफ्ट है वो औसत वर्टिकल ऊंचाई, जहां तक मिट्टी उठानी है। और इस CPWD के मानक क्या है? 50 मीटर लीड और 1.25 मीटर लिफ्ट। हाँ, ये मानक दरों में शामिल होता है। मतलब अगर काम इस दायरे में है तो सामान्य दर लगेगी। और अगर इससे ज्यादा दूर ले जाना पड़े या ज्यादा ऊंचा उठाना पड़े, तो उसका फिर अतिरिक्त भुगतान होता है। उसके लिए अलग से दरें होती हैं। ये एक बेस लाइन की तरह है। समझ गई। और वो रास्ते वाला फैक्टर, कि रेतीला रास्ता हो तो लीड 1.40 गुना। हाँ, क्योंकि रेतीले या मुश्किल रास्ते पर मिट्टी ले जाने में ज्यादा मेहनत और समय लगता है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो ये सब चीजें गणना में शामिल करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब आयतन की गणना। मिट्टी कितनी निकली, ये कैसे मापते हैं? इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, इसे एंड एरिया मेथड भी कहते हैं शायद। हाँ वही। और दूसरा है प्रिज्मोइडल नियम या सिम्पसन का नियम। इनमें क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? आमतौर पर सिम्पसन का नियम ज्यादा सटीक परिणाम देता है। क्यों? खासकर तब जब जमीन का लेवल या क्रॉस सेक्शन लगातार बदल रहा हो, जैसे पहाड़ी सड़कों या नहरों में होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा परिष्कृत तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। गणितीय रूप से थोड़ा बेहतर है अनियमित आकारों के लिए। और इसमें वो शर्तें क्यों है कि पहला और आखिरी ऑर्डिनेट 0 हो तब भी गिनना है, और विषम संख्या के ऑर्डिनेट्स हो? वो दरअसल फॉर्मूले की गणितीय जरूरत है। सिम्पसन का नियम इसी तरह डिजाइन किया गया है कि इन शर्तों के साथ ही वो सही आयतन देता है। सटीकता के लिए। बिल्कुल। और पहाड़ी इलाकों के लिए तो और भी विशेष सूत्र हैं, क्योंकि वहां तो जमीन और भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम कितना व्यवस्थित है। माप, भुगतान, गणना, हर चीज के नियम बने हुए हैं। हाँ, और ये मानकीकरण बहुत जरूरी है। इसी से तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो पाती है, लागत का अंदाजा लगता है, और काम सही से पूरा हो पाता है। एकदम। इन गणनाओं की सटीकता का सीधा असर पड़ता है प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर, उसकी लागत पर, और वो कितने समय तक टिकेगा इस पर भी। चाहे वो RCC का काम हो या प्लास्टर हो या ये मिट्टी का काम, हर चीज नपी तुली होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि अंत में एक मजबूत और टिकाऊ चीज बने। हाँ। अच्छा, आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछे। हमने देखा कि सब कुछ कितना सटीक मानकों और गणनाओं पर आधारित है, पर असल में साइट पर तो चीजें बदल सकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, अनिश्चितताएं तो होती है। जैसे मान लीजिए मिट्टी वैसी नहीं निकली जैसी उम्मीद थी,
या कोई और मटेरियल उतना अच्छा नहीं मिला, तो ये जो कागजी गणना है और जो जमीनी हकीकत है, हाँ, इसके बीच के अंतर को प्रोजेक्ट प्लानिंग में कैसे हैंडल करते होंगे? क्या इसके लिए भी कोई तरीका होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए भी तरीके होते हैं, जैसे कंटिंजेंसी प्लान्स, रिस्क मैनेजमेंट, पर हाँ, ये एक चुनौती तो रहती ही है। ये सोचने वाली बात है कि इन मानकीकृत तरीकों के बावजूद असल दुनिया की अनिश्चितताओं से कैसे निपटा जाता है। स्वागत। आज हम निर्माण में लगने वाली लागत के अनुमान यानी रेट एनालिसिस पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन से जुड़े कुछ स्रोत हैं। कोशिश ये है कि किसी काम की प्रति इकाई दर कैसे तय होती है और कौन सी बातें उसे घटाती बढ़ाती हैं, इसे ठीक से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। रेट एनालिसिस मतलब किसी खास काम की, मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालना है या 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करना है, तो उसकी प्रति यूनिट लागत निकालना। इसमें क्या क्या लगेगा, जैसे सामग्री, मजदूरों का खर्च और भी कुछ खर्चे होते हैं, वो सब शामिल होता है। अच्छा, और ये लागत देखिए कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे सामग्री की क्वालिटी कैसी है ना? फिर सीमेंट, रेत, गिट्टी का जो मिक्स बनाते हैं उसका अनुपात क्या है, साइट कहाँ है, लोकेशन, वहाँ तक सामान ले जाने का खर्चा यानी ट्रांसपोर्टेशन, और हाँ, सबसे ज़रूरी मजदूरों और सामान के आजकल के रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी। हाँ, रेट्स तो बदलते रहते हैं। अच्छा, स्रोतों में एक शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी SOR का भी जिक्र था। ये क्या है? हाँ, SOR बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर जो सरकारी विभाग हैं जैसे CPWD, वो इसे तैयार करते हैं। इसमें ना कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज़, सामग्री हो या अलग अलग तरह के कारीगर, सबके तय रेट्स दिए होते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की स्टैंडर्ड रेट लिस्ट। बिल्कुल, एक बेंचमार्क जैसा, जिससे अनुमान लगाने में आसानी हो और सब जगह एक जैसा तरीका रहे। सही है। एक और शब्द सुना मैंने, आउटटर्न। ये सुनने में कुछ प्रोडक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आउटटर्न का मतलब है कि एक कुशल कारीगर, मान लीजिए एक राजमिस्त्री है, वो एक दिन में आमतौर पर 8 घंटे के काम में किसी खास काम को कितना कर सकता है, क्वांटिटी। अच्छा, कितना काम निपटा सकता है एक दिन में? जी, और ये रेट एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि लेबर कॉस्ट कितनी बैठेगी। कोई उदाहरण दे सकती है? ज़रूर। जैसे एक मिस्त्री है, वो एक दिन में नींव या प्लिंथ लेवल तक ईंट की चिनाई अगर सीमेंट मोटार से कर रहा है तो करीब 1.25 क्यूबिक मीटर कर लेगा। ठीक है। लेकिन वही काम अगर ऊपर करना हो सुपर स्ट्रक्चर में तो शायद थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो शायद 1 क्यूबिक मीटर ही कर पाए। अच्छा, काम की जगह के हिसाब से बदल जाता है। हाँ, या जैसे प्लास्टर है 12 mm मोटा, तो वो एक दिन में करीब 8 स्क्वायर मीटर कर सकता है। ये सब अंदाजे होते हैं। समझ गया। तो कारीगर कितना काम करेगा, ये हुआ आउटटर्न। और किसी काम के लिए कितने लोग लगेंगे, इसका भी कोई हिसाब है? हाँ, इसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। जैसे नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइजेशन NBO, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं। अच्छा, NBO के स्टैंडर्ड्स। जी, जैसे अगर साधारण मिट्टी में नींव खोदनी है, मान लीजिए करीब 28-30 क्यूबिक मीटर, तो अंदाजा है कि इसके लिए 5 बेलदार और 4 मजदूर लग सकते हैं। ठीक है, ईंट भिश्ती और आधा मिस्त्री, ऐसे कुछ हिसाब होता है। आधा मिस्त्री मतलब शायद वो पूरे दिन ना लगे। हाँ, या शायद वो और भी काम देख रहा हो। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में मदद करते हैं बस। वाकई काफी बारीक हिसाब ये तो। अच्छा, अब आते हैं सामग्री पर। मैंने सुना है कंक्रीट या मसाले के लिए सूखी और गीली मात्रा अलग होती है। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसे कहते हैं ड्राई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ड्राई वॉल्यूम? देखिए, जब हम सीमेंट, रेत, गिट्टी को सूखा मिलाते हैं तो उनके कणों के बीच में हवा होती है, खाली जगह। अच्छा, तो कुल वॉल्यूम ज्यादा लगता है। फिर जब पानी मिलाते हैं तो वो हवा निकल जाती है और मिक्सचर थोड़ा बैठ जाता है, सिकुड़ जाता है। यानी गीला वॉल्यूम कम हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए जितनी हमें तैयार मात्रा चाहिए उससे ज्यादा सूखा माल लेना पड़ता है। कितना ज्यादा? जैसे अगर 1 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट चाहिए तो हमें करीब 1.52 से 1.54 क्यूबिक मीटर सूखा माल लेना होगा। ओह, अच्छा, करीब 1.5 गुना। हाँ, लगभग। हाँ, इसी तरह प्लास्टर के लिए, क्योंकि उसमें दीवार की उबड़ खाबड़ सतह भी भरनी होती है,
तो ये फैक्टर और बढ़ जाता है, करीब 1.625 गुना सूखा मान लेते हैं। और फर्श के लिए? फर्श के लिए करीब 1.65 गुना। और ईंट की चिनाई में, क्योंकि ईंटों में वो गड्ढा होता है ना, फ्रॉग, हाँ, फ्रॉग, उसको भी भरना होता है मसाले से, तो उसके लिए लगभग 1.4375 गुना सूखा मसाला लगता है। अरे वाह, मतलब ये छोटी सी दिखने वाली बात असल में पूरे बजट को हिला सकती है अगर ध्यान ना दें तो। बिल्कुल सही। या तो माल कम पड़ जाएगा या फालतू पड़ा रहेगा, दोनों ही नुकसानदेह हैं। सही बात है। और इस सब में एक और चीज है, ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, वो भी बहुत अहम है। सामान साइट तक आएगा कैसे? उसका हिसाब कैसे लगता है? वो मुख्यतः ट्रक की कैपेसिटी और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे एक आम 5 टन का ट्रक है, उसमें करीब 1500 ईंटें आ जाती हैं। या रेत गिट्टी है तो करीब 4.20 क्यूबिक मीटर यानी 150 क्यूबिक फीट। लेकिन अगर रास्ता खराब है, कच्चा है, तो ट्रक उतना लोड नहीं ले पाएगा, तो कैपेसिटी करीब 33% कम माननी पड़ सकती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होता है। जी, और अगर सामान 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आ रहा है तो फिर अक्सर ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा चार्ज भी जोड़ा जाता है अनुमान में। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रेट एनालिसिस वाकई एक जटिल काम है। बहुत सारी चीजें हैं, सामग्री, उसकी मात्रा, क्वालिटी, मजदूर, उनका काम करने की रफ्तार यानी आउटटर्न, फिर वो ड्राई वॉल्यूम का गणित, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हर छोटी चीज का असर पड़ता है फाइनल कॉस्ट पर। जैसे एक स्रोत में उदाहरण था आरसीसी पानी की टंकी का। हाँ, उसकी लागत निकालते समय टंकी की लंबाई चौड़ाई क्या है, दीवारों और स्लैब की मोटाई कितनी रखनी है, कंक्रीट कौन से ग्रेड का इस्तेमाल करना है, M20, M25, ये सब चीजें लागत को बदल देती हैं। सही है। तो ये सब तो हुआ पारंपरिक तरीका। ये सब जानने के बाद एक सवाल आता है मन में जी, कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरह के मटेरियल आ रहे हैं, स्मार्ट मटेरियल्स, तो क्या भविष्य में ये लागत अनुमान लगाने के तरीके, ये स्टैंडर्ड्स, ये आउटटर्न के आंकड़े, क्या ये बदलेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है तकनीक और सामग्री बदलेगी तो तरीके भी बदल सकते हैं। शायद ज्यादा सटीक अनुमान लगाना संभव हो पाए, या शायद और जटिल हो जाए। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम सिविल इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से जुड़े एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जी नमस्ते। विषय है संपत्ति का मूल्यांकन और किराया निर्धारण, मतलब वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ अध्ययन सामग्री है, कुछ परीक्षा के सवाल भी हैं, तो इनकी मदद से हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और कोशिश रहेगी कि ये पूरी प्रक्रिया और जो इसमें खास शब्दावली इस्तेमाल होती है उसे आसान भाषा में समझें। सही बात है। जाना कि आखिर किसी प्रॉपर्टी की कीमत तय कैसे होती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है ना, मूल्यांकन की जरूरत कब कब पड़ती है। सही कहा आपने। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय तो ये जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा किराया तय करने में, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने में, अच्छा, या फिर प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेना हो तब भी मूल्यांकन करवाना पड़ता है। ओके। और तो और, जैसे बीमा के लिए या परिवार में बंटवारा हो रहा हो या फिर सरकार अनिवार्य अधिग्रहण करती है तो मुआवजा तय करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। समझ गया। तो ये तो काफी अहम प्रक्रिया है। अच्छा, अब किसी प्रॉपर्टी की कीमत का अंदाजा लगाने में उसकी आमदनी, मतलब इनकम का बड़ा हाथ होता होगा। हाँ बिल्कुल, इनकम बहुत जरूरी है। तो ये ग्रॉस इनकम और नेट इनकम क्या है? देखिए, ग्रॉस इनकम मतलब प्रॉपर्टी से होने वाली कुल कमाई, मतलब बिना कोई खर्चा घटाए। अच्छा, टोटल। हाँ, टोटल। लेकिन असली तस्वीर जो है वो नेट इनकम से मिलती है। ये वो रकम है जो ग्रॉस इनकम में से सारे बाहरी खर्चे, जिन्हें आउटगोइंग्स कहते हैं, वो निकालने के बाद बचती है। आउटगोइंग्स जैसे मरम्मत का खर्चा, स्टाफ की सैलरी मान लीजिए, स्वीपर, गार्ड वगैरह, फिर कॉमन एरिया की लाइट, पानी का बिल, लिफ्ट का खर्चा, ये सब। अच्छा, तो मतलब असल मुनाफा जो है वो नेट इनकम है। बिल्कुल सही। नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम आउटगोइंग्स, ये सीधा सा हिसाब है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ आज की कमाई पर तो निर्भर नहीं करती होगी, मतलब समय के साथ इसमें बदलाव भी तो आता होगा। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। समय के साथ इस्तेमाल होने, टूट फूट या फिर डिजाइन पुराना पड़ने। हाँ, ऑब्सोलेसेंस जिसे कहते हैं।
हाँ, ऑब्सोलेसेंस। तो इन वजहों से प्रॉपर्टी की कीमत कम होती जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। हाँ हाँ। बस बिल्डिंग के साथ ये धीरे धीरे होता है कई सालों में। अच्छा। आमतौर पर एक बिल्डिंग की उम्र कैलकुलेशन के लिए करीब 80 साल मानी जाती है। तो मतलब हर साल कीमत घटती है? क्या इसका कोई तय तरीका है ये घटाने का? हाँ, इसके मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है सीधी रेखा विधि, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन। हाँ, इसमें हर साल एक बराबर रकम कम होती जाती है। मान लीजिए हर साल 10,000 कम हो गए। ठीक है। और दूसरा है स्थिर प्रतिशत विधि, यानी कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें हर साल कीमत एक तय प्रतिशत से कम होती है। तो शुरू के सालों में ज्यादा कमी आती है, बाद में कम। अच्छा, प्रतिशत के हिसाब से। हाँ, कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। और इसी डिप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये मैंने सुना है। एकदम सही। बुक वैल्यू का मतलब है प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल लागत थी उसमें से उस दिन तक का कुल जमा हुआ डिप्रिसिएशन घटा देना। ओके। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है, इस्तेमाल होती है, उसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है। समझ गया। और जब ये डिजाइन लाइफ खत्म हो जाती है, मान लीजिए 80 साल, तब बुक वैल्यू कितनी होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जब डिजाइन अवधि खत्म हो जाती है तो बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू के बराबर। तो अब इन शब्दों पर आते हैं, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, इनमें क्या फर्क है? हाँ, देखिए, जब बिल्डिंग की उम्र पूरी हो जाती है और उसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है। हाँ, तोड़ने के बाद जो मलबा निकलता है, लोहा, लकड़ी, ईंटें वगैरह, उन्हें बेचने पर जो पैसा मिलता है वो है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। और ये दिलचस्प है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, शून्य भी या नेगेटिव भी। नेगेटिव? वो कैसे? मलबा बेचने पर तो कुछ मिलेगा ही। जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई बड़ी आरसीसी की बिल्डिंग है, उसको तोड़ने और मलबा हटाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि वो मलबा बेचकर मिलने वाले पैसे से भी ज्यादा है। ओह अच्छा, तब नेगेटिव हो गई। हाँ, तब स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसे जंक वैल्यू भी कहते हैं कभी-कभी। समझ गया। और सैल्वेज वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू तब होती है जब बिल्डिंग को उसकी उम्र पूरी होने पर बिना तोड़े बिना तोड़े। हाँ, बिना तोड़े जैसा है वैसा ही बेच दिया जाए। मान लीजिए कोई पुराना गोदाम है, शायद कोई उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ले। अच्छा। तो इस हालत में जो कीमत मिलती है वो सैल्वेज वैल्यू है। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मुख्य फर्क है स्क्रैप मतलब तोड़कर, सैल्वेज मतलब बिना तोड़े। बिल्कुल, यही फर्क है। ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी था। अब एक और शब्द है सिंकिंग फंड। क्या ये भी वैल्यूएशन से जुड़ा है? ये सीधे तौर पे वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं है, पर ये भविष्य की प्लानिंग से जुड़ा है। सिंकिंग फंड वो पैसा है जो मालिक या सोसाइटी धीरे धीरे जमा करती है। क्यों जमा करती है? ताकि जब बिल्डिंग की उम्र पूरी हो जाए, मतलब जब उसे तोड़कर दोबारा बनाने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए फंड तैयार रहे। अच्छा, पुनर्निर्माण के लिए? हाँ, पुनर्निर्माण के लिए। इसकी कैलकुलेशन आमतौर पर बिल्डिंग की जो निर्माण लागत है उसके 90% हिस्से पर की जाती है। 90% पर क्यों? ये मान करके 10% तो स्क्रैप वैल्यू मिली जाएगी। और हाँ, इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं होती, सिर्फ स्ट्रक्चर की लागत। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोच है। आगे की तैयारी। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि कोई प्रॉपर्टी बाजार भाव से बहुत कम में बिक गई, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे डिस्ट्रेस वैल्यू कहते हैं। डिस्ट्रेस वैल्यू। हाँ, ऐसा तब होता है जब मालिक किसी मजबूरी में हो, जैसे उसे अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए या प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह आ जाए जहां हालात खराब हो गए हों, जैसे युद्ध क्षेत्र के पास। ओह। तो ऐसी हालत में वो बाजार मूल्य से काफी कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। वो कम कीमत ही डिस्ट्रेस वैल्यू है। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की कंडीशन ही नहीं, बाहरी हालात भी कीमत पर कितना असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, मार्केट की धारणा, बाहरी परिस्थितियां, ये सब बहुत मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि संपत्ति का मूल्यांकन सिर्फ ईंट पत्थर गिनना या लोकेशन देखना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें उसकी कमाई की क्षमता, उसके रखरखाव के खर्चे, समय के साथ होने वाली घिसावट यानी डेप्रिसिएशन, हाँ, डिजाइन का असर मतलब ऑब्सोलेसेंस, भविष्य के लिए प्लानिंग जैसे सिंकिंग फंड, और यहाँ तक कि डिस्ट्रेस वैल्यू जैसे बाहरी हालात भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये कई सारे फैक्टर्स का मिला जुला नतीजा है जो लगातार बदलते भी रहते हैं। सही कहा। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है सोचने के लिए। जी।
क्या किसी प्रॉपर्टी का कोई एक असली या निरपेक्ष मूल्य हो सकता है, या फिर ये हमेशा हालात, जरूरतें और देखने वाले के नजरिए पर ही निर्भर करता है, जैसा कि ऑब्सोलेसेंस या डिस्ट्रेस वैल्यू के मामलों में दिखता है? ये सोचने वाली बात है। शायद कोई एक निरपेक्ष मूल्य होता ही नहीं। शायद। इस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।